प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट के लिए भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। ये बीए पार्ट फर्स्ट। तो आपको हम पहले बता चुके हैं सूर्य ताप की परिभाषा और सूर्य ताप का वितरण। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम सूर्य ताप कहते हैं। और ये सूर्य जो ताप का वितरण है वो 3 भागों में बांटा था हमने। सूर्य ताप का धरातल पर वितरण अक्षांशों के आधार पर निम्न अक्षांशीय मंडल, मध्य अक्षांशीय मंडल, उच्च अक्षांशीय मंडल। उसके बाद आपको बताया था सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, वो आपको हमको विस्तार से बताया था। तो ये 5-7 कारण थे। पृथ्वी पर बनने वाला कौन, यानी सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे पहला जो कारण था ये। दूसरा था दिन की अवधि। तीसरा जो कारण था वायुमंडल का प्रभाव, धरातल का रंग व स्वरूप, स्थल व जल का प्रभाव, ये मुख्य कारण थे। सौर कलंकों की संख्या, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो ये इन कारणों से पृथ्वी पर सभी जगह तापमान समान रूप से प्राप्त नहीं होता है, कहीं पर अधिक और कहीं पर कम प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक और जो ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य ताप में कमी आ जाती है। आज हम पढ़ाएंगे वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन, ये चैप्टर है वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन। ये आपका पेज जो मैं फोटो दे रहा हूँ आपको, यह है कि पृथ्वी वायुमंडल कितना सूर्य ताप ग्रहण करते हैं और कैसे उसको छोड़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका पूरा है। ये इसमें है वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का संतुलन। वायुमंडल तथा पृथ्वी की, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है तो सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी भी ऊष्मा का सर्वाधिक भाग सूर्य से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है। जो सूर्य से जो ऊर्जा विकीर्ण होती है उसे लघु तरंग सूर्य विकिरण की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं लघु तरंग सूर्य विकिरण। लघु तरंग सूर्य विकिरणों से इस पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है। वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की विकिरण ऊर्जा का 14% अंश प्राप्त कर पाता है। वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी के पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तो प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा ग्रहण करती है और वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा ग्रहण करता है। पृथ्वी पर होने वाला विकिरण धीर तरंगों द्वारा होता है, जिन्हें धीर्त या पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी पृथ्वी पहले गर्म होती है और गर्म होने पर जब पृथ्वी से जब ठंडी होती है तो पृथ्वी से जो किरणें निकलती हैं या जो ऊष्मा निकलती है उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से
तथा वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा प्राप्त करता है। दोनों का भंडारण न तो सामान्य से कम होता है और न ही सामान्य से अधिक। इससे आभास होता है कि पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा भंडार में सदैव संतुलन की स्थिति होती है, अर्थात ये जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं उतनी मात्रा में बाद में शून्य में वापस लौटा देते हैं। यानी वायुमंडल, पृथ्वी व वायुमंडल, पृथ्वी तो प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा ग्रहण करती है, वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा ग्रहण करता है। और ये जो वायुमंडल है 14% प्रत्यक्ष रूप से ऊष्मा ग्रहण करता है, और जो बाकी की ऊर्जा है वो सूर्य पृथ्वी के द्वारा जो किरणें निकलती है पार्थिव किरणों से ग्रहण करता है। तो ये पृथ्वी सबसे पहले करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। सबसे पहले पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट कितना है? तो ये आप जैसे जानते हो पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से गर्म होती है, तो इसमें सूर्य से जितनी ऊर्जा विकीर्ण होती है उसका कुछ भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, क्योंकि वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण, परावर्तन तथा अवशोषण के कारण कुछ भाग शून्य में वापस लौटा दिया जाता है तथा कुछ भाग इधर उधर बिखर जाता है, जो कि इस प्रकार है। तो ये जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, जो किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं वो पूरी नहीं आ पाती हैं, उसमें प्रकीर्ण, परावर्तन और अवशोषण हो जाता है। वो किस प्रकार है वो देखते हैं अपन। ये देखो इस प्रकार से ये चित्रण होता है इसका, ये वाली। ये इसका चित्रण है। इस प्रकार सूर्य कितना तापमान लेती है और उसमें से कितना प्रकीर्ण होता है, कितना परावर्तित होता है और कितना ये ग्रहण कर पाती है। तो सूर्य परिवेशी सूर्य विकिरण मान लीजिए 100% है, यानी सूर्य से जो किरण निकलनी है वो 100% है। इसमें से क्या होता है, प्रकीर्ण तथा परावर्तन द्वारा क्षय, यानी ऊष्मा का क्षय हो जाता है। वो सूर्य विकिरण कितना होता है, लगभग 35% हो जाता है। वो कैसे होता है, 100 में से 35% ऊष्मा का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, बादलों से परावर्तित 27% ऊष्मा वापस चली जाती है बादलों के द्वारा। धरातल से परावर्तित 2% ऊष्मा धरातल से परावर्तित हो जाती है। शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन का मतलब होता है ऊर्जा का इधर उधर बिखेरना, 6% ही। तो इसका जब टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है 35%, यानी सूर्य से जो 100% ऊष्मा पृथ्वी की ओर आती है उसमें से 35% प्रकीर्णन परावर्तन द्वारा नष्ट हो जाती है। उसके बाद शेष जो बचती है वो सूर्य विकिरण की जो मात्रा बचती है वो 65% होती है। और इस 65% का जो संतुलन है वो किस प्रकार है बची हुई का, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेती है 34%। पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से कितना प्राप्त कर लेती है, 34, और सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और उनका वो अवशोषण कर लेती है, तो यह है 34%। विसरित दिवा प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा है वो 17%। विसरित दिवा प्रकाश यानी वायुमंडल के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा इधर उधर बिखरती है, प्रकीर्ण परावर्तन होता है, तो उसमें से ग्रहण कर लेती है 17%। तो ये 51% ऊष्मा पृथ्वी सीधे प्राप्त कर लेती है।
इस प्रकार सूर्य विकिरण का 51% भाग पृथ्वी से प्राप्त करती है, परंतु ऊष्मा की यह मात्रा धरातल पर सर्वत्र समान नहीं होती है। ऊष्मा की यह मात्रा मुख्य रूप से सूर्य की किरणों के तिरछेपन, दिन की अवधि, स्थल व जल के स्वभाव के अंतर तथा धरातल के विभिन्न रूपों पर आधारित होती है। तो कहीं पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, कहीं पर कम प्राप्त होती है। यानी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। जो जो हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य किरणों में तिरछापन आ जाता है, तो इसलिए वहाँ ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है। तो विसरित दिवा प्रकाश का मैं मतलब जो 17% ऊष्मा पृथ्वी ग्रहण करती है, वो ये परिभाषा विसरित दिवा प्रकाश क्या होता है वो देख लीजिए आप। विसरित दिवा प्रकाश प्रकीर्णन तथा परावर्तन के द्वारा वायुमंडल से कुछ सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इसे विसरित दिवा प्रकाश की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्रकीर्णन परावर्तन के द्वारा जो वायुमंडल की ऊर्जा इधर उधर बिखरती है तो उसे हम विसरित दिवा प्रकाश की संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो सूर्य की ऊर्जा का है वो 51% भाग पृथ्वी ने ग्रहण कर लिया। अब 65 में से 51 गए, जो 14 बचे। 14 में क्या होता है, परिवेशी विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण 14% कौन कर लेता है, वायुमंडल सीधा कर लेता है। अब पढ़ेंगे हम वायुमंडल की ऊष्मा बजट। वो तो सूर्य पृथ्वी का ऊष्मा बजट था, और ये है वायुमंडल का ऊष्मा बजट। वायुमंडल कितना ऊष्मा ग्रहण करता है और कैसे करता है, ये इसका चैप्टर है। ये आप देख लीजिए अच्छी तरह। वायुमंडल का ऊष्मा जो बजट है वो 14% तो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है वायुमंडल। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में होकर गुजरती हैं और पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उस समय 14% भाग अवशोषित कर लेता है। यानी परिवेशी सूर्य विकिरण का प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से अवशोषण कर लेता है कौन, वायुमंडल। तो 14% हो गया। उसके बाद बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त, यानी पहले पृथ्वी गर्म होती है और गर्म होने के बाद ठंडी होती है। यानी दिन में जब तापमान पृथ्वी ग्रहण कर लेती है और रात को जब ठंडी होती है तो उस पृथ्वी से किरणें निकलती हैं जिन्हें हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। 34% भाग उसका वायुमंडल ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार जो वायुमंडल है वो 48% ऊष्मा ग्रहण करता है। पृथ्वी कर दिए 51% और वायुमंडल करता है 48%। तो इस प्रकार पृथ्वी और वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। अब ये जो 100% ऊष्मा है उसका अगर आप देखोगे हिसाब किताब, तो ये क्या है, ये देखो 100% का हिसाब ये हो गया। ये आपको मैं बताता हूँ, ये 100% का हिसाब है। 100% में क्या होता है, सूर्य विकिरण की मात्रा मान लीजिए 100% है, उसमें से पृथ्वी द्वारा प्राप्त कितनी कर ली, 51%। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा कितनी है, 51%। वायुमंडल द्वारा अवशोषण कितना है, 14%। तो 51 और 14 65% हो गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रकीर्णन तथा परावर्तन द्वारा नष्ट ऊष्मा कितना है, 35%। तो इन सब का अगर टोटल करते हैं तो 100% ऊष्मा हो जाती है। तो इस प्रकार पृथ्वी तथा वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन हो जाता है। पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से गर्म होती है, वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। पृथ्वी
51% ऊष्मा ग्रहण करती है, जबकि वायुमंडल 14% तो सीधे ग्रहण कर लेता है और 34% जो ऊष्मा है वो पृथ्वी की पार्थिव किरणों के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है उसको ग्रहण कर लेता है। तो ये आपका पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का संतुलन था। तो ये हो गया